हेलो एवरीवन, वेलकम टू तासु एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। ये सीरीज़ है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम में। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का भाग 2। इस सीरीज़ में हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन से क्वेश्चन कर रहे हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसका भाग 1 ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। उसमें करीब 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो इस पार्ट को देखने से पहले वो पार्ट ज़रूर आप देखें, क्योंकि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इसका है कि बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय था। बीजापुर का सुल्तान जो था, उस उससे गोवा कौन छीना था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वो थे अल्बू बकर। अल्बू बकर ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना था, क्योंकि ये प्रथम यूरोपीय था जिसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था, यानी अपनी सत्ता उस पर स्थापित कर ली थी। भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी, ये भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कंपनियों के बारे में पूछते हैं, तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे। ये हम लोग पहले भी पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। वो हमने आपको शॉर्ट फॉर्म भी बताया था, PDEF। तो इसे भी ध्यान ध्यान रखें। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी। तो ये कोलबर्ट थे। कोलबर्ट ने सबसे पहले जो है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की थी। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की गई वस्तु क्या थी, यानी डच ने जो कोरोमंडल बंदरगाह था, वहाँ से सबसे पहले क्या उन लोगों ने निर्यात किया था। तो उन लोगों ने निर्यात किया था वस्त्र। सबसे पहले उन लोगों ने वस्त्र को निर्यात किया था। और इनकी जो सबसे निर्यात पहली वस्तु थी डचों की कोरोमंडल बंदरगाह पे, वो थी वस्त्र। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। अभी हम लोगों ने डचों का देखा था, अब अंग्रेजों का देखते हैं कि इनकी सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु क्या थी। तो इनकी वस्त्र थी, इनकी भी वस्त्र थी, लेकिन इनकी सूती वस्त्र थी। डचों की भी वस्त्र थी सूती, बस उसमें कॉटन का काम ज़्यादा होता था। तो अंग्रेजों के भी और डचों के भी लगभग सेम था। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा था। तो ये पहुंचा था कालीकट 1498, 17 में, डेट भी याद रखें, 1498, 1498 पे ये कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, जहाँ पे एक वहाँ का राजा था, वहाँ का शासक था जमोरियन, जिसने इसका स्वागत किया था। किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ब्रिगेंजा की कैथरीन से विवाह में बम्बई दहेज में दिया था। यानी चार्ल्स द्वितीय को और कैथरीन यानी ब्रेगेंजा अब कैथरीन से विवाह करने के लिए बम्बई को उनको दहेज में दे दिया था। तो ये पुर्तगाली ही थे जिसने बम्बई को जो है चार्ल्स को दहेज के रूप में दे दिया। और फिर चार्ल्स द्वितीय ने जो है कुछ दिन बाद अंग्रेजी कंपनी को, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको किराए पे दे दिया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था। तो मछलीपट्टनम जो था, ये पुर्तगालियों के उसमें नहीं था, क्योंकि पुर्तगाली अपना जो है पहले गोवा, कालीकट इस जगह तक रहे हैं, और पुर्तगाली का अधिकार जो है मछलीपट्टनम पे नहीं हो पाया था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था। तो और अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 में प्रदान किया गया था। 1632 ईस्वी में प्रदान किया गया था। भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री स्थापित की थी। तो डच लोगों ने गुजरात और बिहार में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री के स्थापित किया था। चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब स्थानांतरित किया गया था। क्योंकि बम्बई जो है चार्ल्स द्वितीय को एक दहेज के रूप में किया था, क्योंकि जो कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा थी वो पुर्तगालियों के राजकुमारी थे, तो उनकी शादी इनसे हुई थी। तो इन्होंने जो है फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई जो है किराए पे दे दिया था। ये 1668 में दे दिया था। 1668 में, 1668 में बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित कर दिया था। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है कौन से उसके जो है औद्योगिक केंद्र नहीं थे उसके शासनकाल में। तो इलाहाबाद और ग्वालियर,
इलाहाबाद और ग्वालियर, ये दो जो है उसके शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे। बाकी नागपुर, नासिक काफ़ी औद्योगिक केंद्र थे, बनारस था, अहमदाबाद था, लखनऊ था, पूना था, ये सब भी औद्योगिक केंद्र ही रहे हैं। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? तो प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि थी मसाले में। मसाले के लिए ही काफ़ी उधर हमारा केरल वगैरह जो तट था काफ़ी फेमस था, यहाँ से मसाले का व्यापार काफ़ी पुर्तगालियों ने भी काफ़ी किया और काफ़ी उससे प्रॉफिट इन लोगों ने कमाया। तो व्यापारियों की जो रुचि थी यूरोपीय व्यापारी को मसाले में ही थी। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? तो यूरोपीय ईसाई मिशनरीज सबसे अधिक सक्रिय कहाँ पे थी? वो सक्रिय थे बंगाल और असम में। बंगाल और असम में ज़्यादा सक्रिय थे यूरोपीय ईसाई मिशनरीज। 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में क्या सही है? यानी अगर हम 18वीं शताब्दी की देखते हैं तो फ्रांसीसी कंपनी के बारे में क्या क्या सही है, इसको हम लोग देखेंगे। क्या सही है? वह एक निजी कंपनी थी, गलत है। यह फ्रांसीसी सरकार की समर्थित निजी कंपनी थी, गलत है। यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था, ये सही है। ये सही है क्योंकि पूछ रहा है कि फ्रांसीसी कंपनी के क्या, तो ये फ्रांसीसी कंपनी जो थी मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। विलियम हॉकिंस की विषय में क्या गलत है? यानी विलियम हॉकिंस के विषय में क्या चीज़ें सही नहीं हैं? तो वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, बिल्कुल बोल सकता था। विलियम हॉकिंस तुर्की बोलते थे, तो ये चीज़ें हो गई गलत, ये चीज़ें हो गई गलत, बाकी चीज़ें सही है। तो हमारा आंसर होगा ये, क्योंकि पूछा है कि क्या गलत है, तो वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, ऐसा कुछ नहीं था, वो बोलता था। आगरा में जहांगीर के दरबार में राजा जेम्स प्रथम के द्वारा अकबर को लिखे गए पत्र के साथ पहुंचा था, बिल्कुल सही है। उसके पोत का नाम हेक्टर था, बिल्कुल सही है। निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था, तो ये भी सही है। वास्को डिगामा की कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? तो उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया था। जो वहाँ का शासक था उसका नाम जमोरियन था, ये हम आपको पहले बता दिए थे, जमोरियन था और उसने उसका स्वागत किया था। तो जो वहाँ का शासक था उसने उसका स्वागत किया था और ये 17 मई 1498 को कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था। आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? तो आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द इंडस्ट्रीज, ये था इसका नाम शुरुआत में। डच ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? अगर हम डचों की बात करते हैं तो डचों ने जो है पहली अपनी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित की थी। देखिए जैसे पुर्तगाली है तो इसको पीके कर लीजिए, पुर्तगालियों ने जो है सबसे पहले कालीकट में अपनी कोठी खोली थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं पुर्तगालियों का, ये हो गया। और डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? ये स्थापित की थी पुलिकट में। और पुर्तगालियों का कालीकट हमने बता दिया, इसको भी नोट कर लें आप लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का व्यापार करती थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी सूती कपड़े का ही व्यापार करती थी, सूती कपड़े का, क्योंकि सूती कपड़े और मसाले वगैरह का काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यापार था और यही सारे लोग करते भी थे। फ्रांसीसी राज्य में पौंडीचेरी से पूर्व विलयत हो गया था, तो इसमें से कोई नहीं विलयत हुआ था क्योंकि चंद्रगा, कराईकल और माही ये सारी चीज़ें थी, इसमें से कोई नहीं विलयत हुआ था। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली फ्रेंच बस्ती जो है सूरत में स्थापित की गई थी। फ्रांसीसियों की जो बस्ती स्थापित हुई थी कहाँ पे? सूरत में। इसको सुमेलित करना है आपको। सुमेलित इसको करना है आप लोगों को। तो पुर्तगाली, परवर्ती 17वीं शताब्दी एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो इसमें था, जो प्रभुत्व था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का था, इन लोगों का प्रभुत्व था। बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? यानी बंगाल के प्रमुख बंदरगाह जो हुगली था वहाँ से पुर्तगालियों को बाहर खदेड़ने के लिए, यानी उनको निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो वो था शाहजहाँ।
तो ये है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी हमने आपको 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। एक क्वेश्चन इसका जो बच रहा है सुमेलित करिए, ये हम अगले पार्ट में करेंगे। अगले पार्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे। और 25 पहले पार्ट में हुआ तो 25 इस पार्ट में हुआ, तो टोटल 50 क्वेश्चन हो गया मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के। काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये विषय है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।